वेलकम दोस्तों, मैं आपका बलराम मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करते हैं और फिर हम आगे अपने टॉपिक्स को बढ़ाते हैं। पिछले क्लासों में मैंने सबसेट्स के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज उससे आगे मेरा टॉपिक होगा प्रॉपर सबसेट्स। आज इससे आगे स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, मैंने सबसेट्स देखा था। सबसेट्स का मैंने मतलब बताया था कि सबसेट्स क्या होता है। तो कोई भी दो सेट्स है, यदि ए और बी दो सेट्स हैं, ए एंड बी टू सेट्स, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स है यदि वो बी में होंगे तब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ठीक है ना। और उसको मैंने डिनोट किया था, आपको बताया था मैंने कैसे, कि ए सबसेट होता है इस तरह से बी का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट्स में थोड़ा सा ही अंतर है सबसेट से। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन का मतलब आपको ये है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट करिए। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको ए और बी दो सेट्स होगा, ठीक है ना, बी टू सेट्स, सच दैट, इस तरह से कि इसमें भी वही बात है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो कहाँ होगा, बी में होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ऐड हो जाता है कि एंड इफ देयर इज एन एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जो कि ए में नहीं होगा। कहाँ, ए में नहीं होगा। ठीक है ना। वी से दैट, आप उसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि तब हम बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट, उसको हम लिखते हैं कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि मेरे पास ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और 1 2 4 6 एलिमेंट है, और बी मेरे पास कोई सेट है जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 ले रखा है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ए और बी कोई दो सेट्स होगा, इसमें ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, बी में। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 6 है। इसके सारे एलिमेंट्स देखिए, आपको 1 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 4 यहाँ भी मिल जाएगा और 6 यहाँ भी मिल जाएगा। यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ, बी में मिल गया। लेकिन एक कंडीशन है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो बी का ऐसा मिलना चाहिए जो ए में नहीं हो। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट आपको कम से कम, अधिक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम मुझे एक एलिमेंट चाहिए। यानी तो देखिए, एक 3 मिल गया जो कि कहाँ है, इस ए में नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या हो गया, बी हो गया। अब प्रॉपर सबसेट बोल दिए, इसका मतलब वो सबसेट भी होगा। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसलिए से देखिए, यदि हम n की बात करते हैं तो n मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसका मतलब समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट आते हैं। अब हम बात करते हैं z का मतलब कहता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स ये होता है। तो क्या है कि यदि मान लीजिए कि इसको सेट ऑफ इंटीजर है, इसको यदि मैं a मान लूँ, ठीक, और इसको यदि मैं b मान लूँ, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ मिल जाएगा ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से मिल गया। और एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट उसमें आपको मिल ही रहा है 0, जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब होगा कि n क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, z का हो गया। ठीक है, और इसी तरह से एक नोट की तरह आप लिख सकते हैं, आप एक नोट की तरह लिख सकते हैं कि n जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा z का। ठीक है ना। z किस में कंटेंट होगा, q में, q किस में कंटेंट होगा, r में किस में कंटेंट होगा, c में। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपको याद रखना है कि पहला नोट्स क्या कहता है भाई, कि पहला नोट्स कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी हर सेट जो होगा वो अपने आप में एक सबसेट होगा। हर सेट जो है अपने आप में एक सबसेट होगा। ठीक है ना। फॉर एनी सेट ए हम लिख सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी वो स्वयं का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा क्या, द नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, यानी फाई जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, एवरी सेट होगा, समझ में आ गया। और तीसरा क्या, ए यदि सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का, तो ये इंप्लाइज कर देगा ए सबसेट किसका हो जाएगा, सी का। यानी ये ट्रांजिटिव लॉ है, बताएंगे बाद में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ए सेट कंसिस्टिंग एन एलिमेंट्स, कोई सेट है जिसमें कितना एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, तो उसमें कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर n सबसेट्स होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ए कोई सेट है जिसमें क्या है, ए और बी दो एलिमेंट्स है, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड इज डिनोटेड बाय ए। यानी एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितना दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए, 2 दिया हुआ है। तो सो द नंबर ऑफ सबसेट्स यदि निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू द पावर n होगा, यानी 2 टू द पावर 2 होगा, यानी 4 होगा। और वो कौन कौन होगा, एंड व्हिच आर। तो देखिए, आपको पता था कि मैंने क्या बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट तो हो ही जाएगा। और आपको मैंने बता दिया कि कोई भी सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, तो यहाँ भी ये भी अपना स्वयं का सबसेट हो जाएगा। और उसके बाद ए ले लीजिए और बी ले लीजिए। ठीक। उसी तरह से आपको यदि मैं कोई बी सेट लेता हूँ जिसमें 3 एलिमेंट से ए बी सी है, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितना मिल जाएगा, 3। सो द नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 टू द पावर n है, यानी 2 टू द पावर 3 एंड 8 एंड व्हिच आर। तो उसी तरह से 5 और
ये तो होगा ही होगा सबसेट, आपको यहाँ इस नोट से देख लीजिए, ठीक। और इसके बाद ए बी बी सी और सी, इस तरह से आप कंटेनमेंट ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप यहाँ पर सीधा समझिए कि यदि आप ए सबसेट बी लिखते हैं तो ये इम्प्लाइज कर देगा ना ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये तो इम्प्लाइज कर देगा। अब मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताया था कि ए यदि सबसेट होगा बी का एंड बी यदि सबसेट होगा सी का, तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ये इम्प्लाइज कर देगा क्या कि ए जो सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। ये ट्रांजिटिव लॉ है, हम बताएंगे बात में कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता करना था और ये आपको समझना था। तो ठीक है, आपने क्या क्या समझ लिया कि भाई सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो क्या होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डिफिनेशन है, बाद में जब हम आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट बताएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा डिफिनेशन है तो जल्दी जल्दी डिफिनेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिटा दे, ओके ठीक, एक मिनट। बस इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अभी थोड़ा सा डिफिनेशंस वगैरह है, डिफिनेशंस वगैरह क्लियर कर लेते हैं, फिर बहुत जल्द हम कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कुछ डिफिनेशंस है, सेट्स है, बेसिक्स है, और स्पेशली वो बच्चे तो ज़रूर नोट्स ज़रूर आप लोग बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको इंपॉर्टेंट होगा, नोट्स आप लोग जरूर बनाएं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देखा था, अब मैं बात करता हूँ पावर सेट। आइए मैं बात करता हूँ जल्दी जल्दी पावर सेट, POWR। हम बात कर लेते हैं पावर सेट का, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, देखिए, द सेट, डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। द सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल, विच इज अ collection which is a collection of all possible subsets of all possible subsets of a given set, of a given set A is called the power set, is called the power set, is called the power set of the set A, of the set A, ठीक है, of the set A, and is denoted by, and is denoted by, इस तरह से लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए, या फिर इसको 2 to the power A के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको कवरिंग अप कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया 2 to the power A हो गया। अब ये थोड़ा सा इसका मैं डिफिनेशन सिम्बॉलिकली देखता हूँ, क्या सिम्बॉलिकली, यानी सिम्बॉलिकली बोलिए या फिर मैथमेटिकली बोल सकते हैं, MATHEMATI, यानी मैथमेटिकली बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है, यदि मैं, आपने देख लिया था कि PA को मैं क्या बोलता हूँ, पावर सेट ऑफ A, तो कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट ये जो x होगा वो सबसेट होगा किसका, A का, ठीक है ना। तो यही होता है आपके पास, इसको हम बोल देते हैं पावर सेट ऑफ ए का। ये मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पहले राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है पावर सेट ऑफ ए, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि भाई हैंस यदि कैपिटल एक्स बिलोंग्स करता है किसमें, पावर सेट ऑफ ए में, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो ऑब्वियसली ये इंप्लाइज करेगा जो कैपिटल सेट होगा वो सबसेट हो जाएगा ए का। एंड यदि मान लीजिए कैपिटल एक्स सबसेट ए का, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो ये इंप्लाइज करेगा जो मेरा कैपिटल एक्स है वो बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। आप ये थोड़ा सा सिंबॉलिकली आप याद रख सकते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि 10 मान लीजिए इफ़ यदि ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है A B और C, ठीक है ना, कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो
मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है। सीधा सीधा आप समझिए कि पावर सेट्स का कुछ मतलब नहीं होता, पावर सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, जो दिया सेट दिया रहता है उसका सबसेट। तो यदि आप मैं बोल दूँ कि मेरे पास ए क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो यदि मैं इसके पावर सेट की बात करूँ तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। तो निकालिए, आपने सिखा दिया था कि सबसे पहले इसका तो फाई एक सेट हो जाएगा, फिर आप निकाल सकते हैं ए होगा, बी लिख सकते हैं, फिर सी लिख सकते हैं, फिर ए कमा बी लिख सकते हैं, फिर आप बी कमा सी लिख सकते हैं, फिर आप सी कमा ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक इटसेल्फ होता है, ए और बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इसका एक मतलब क्या होता है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि एक नोट आप सीख लीजिए यहाँ पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि मान लीजिए कि आपको यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए बताना हो, तो ये सिंपली 2 टू द पावर एन ए हो जाता है। एन ए मतलब बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यदि मुझे यहाँ पर निकालना हो, एग्जाम्पल में यदि आपको यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सेट्स कितना दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 3 है, कितना है 3 है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए निकालना हो तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाएंगे, और कितना हो जाएंगे 8। देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। अब ये हम बात करते हैं इसके आगे क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स क्या होता है। डिफिनेशन है, थोड़ा सा डिफिनेशंस को क्लियर कर देते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं। देखो इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स कुछ नहीं होता है, मतलब इसमें सीधा बात है कि इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स लिखेंगे, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have same elements, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। अब एक आप बात आप ये समझ सकते हैं कि दैट इज टू सेट्स ए एंड बी, दैट इज टू सेट्स ए एंड बी है ना, आर इक्वल if and only if A which is a subset of B and B which is a subset of A। ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप ये कवर अप करना और ये इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, मैं यहाँ पर नीचे इसको डाल ही देता हूँ, बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, तो सीधा लिखिए कि भाई टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट इफ they have same number of elements, क्या एलिमेंट्स, ठीक है ना। दैट इज हम कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। आइए हम बात करते हैं, एक मिनट, मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पावर सेट्स क्या होता है। तो देखिए सिंपली आप एक शब्द में कह सकते हैं कि पावर सेट्स कुछ होता है नहीं, पावर सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। कोई भी सेट आपको दिया हुआ है और उसके पावर, उसका सबसेट्स निकाल लीजिए और उसका जो कलेक्शन होगा वही आपका पावर सेट्स हो जाएगा, है ना।
आप सीधा समझिए, जैसे देखिए मैंने लिखा द सेट व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पीए से या फिर 2 टू द पावर ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंबॉलिकली मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है कि पावर सेट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, जो क्या होगा, किसका सबसेट्स होगा, ए का, उसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी आप देखो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ कि मान लो, थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ, कि मान लीजिए कि मैंने लिखा कि y जो है वो बिलोंग्स करता है किसमें, दिख रहा होगा पावर सेट ऑफ ए में। मैंने क्या लिखा है, y बिलोंग्स करता है पावर सेट ऑफ ए में। तो y बिलोंग्स करता है पावर सेट ऑफ ए में, तो मैंने क्या लिखा वहाँ पर, x बिलोंग्स करेगा यदि पावर सेट ऑफ ए में, तो x क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो y है वो कुछ और नहीं है, सबसेट है किसका, ए का। और यदि मैंने लिख दिया कि y जो है वो सबसेट है ए का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि y कहीं और नहीं बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए में। आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। यानी पावर सेट ऑफ ए कुछ नहीं होता, वो कलेक्शन होता है किसका, सबसेट्स का ऑफ ए गिवन सेट ए का। अब देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको सबसेट मैंने आप मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ए में कोई एलिमेंट्स है a, b, ठीक, कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो यदि मैं इसका पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो होता क्या नहीं, इसका सबसेट्स होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि फाई क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट्स होता है, और एक इटसेल्फ भी होता है। लेकिन पहले फाइल लिखिए, उसके बाद आप ए ले लीजिए, उसके बाद आप क्या ले लीजिए, बी, और उसके बाद स्वयं ए कमा बी भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए। अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए, यानी यदि मैं ये एन ऑफ पी ए निकालना हो तो इसका मतलब होता है 2 टू द पावर एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो 2 टू द पावर एन ए बोले तो कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 2 ही है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। देखिए 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि मान लीजिए कि आपके पास ए में कोई 3 एलिमेंट्स ए बी सी है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सबसेट होंगे उसका कलेक्शन हो जाएगा पावर सेट्स। तो फाई और इसका जो इटसेल्फ होता है, आपने पहले देखा था कि किसी भी सेट्स का इम्प्टी सेट और स्वयं का जो होता है वो सबसेट्स होता है। और उसके बाद उसको ब्रेक करके ले लीजिए, ए भी उसका सबसेट होगा, बी भी सबसेट होगा, सी भी सबसेट होगा, ए बी भी होगा, गौर से देखिए बी सी भी होगा और सी ए भी होगा। क्यों, आपसे कोई पूछे कि भाई ए कमा बी जो है वो सबसेट होगा ए कमा बी कमा सी का, क्यों, क्योंकि देखिए ए और बी तो इसमें है ना भाई। मैंने क्या बोला कि इसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए तो सबसेट हो जाएगा, वो तो वही बात है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बी कमा सी भी उसके पूरा एलिमेंट इसमें चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई सी कमा ए है वो भी सबसेट होगा क्योंकि उसका पूरा एलिमेंट इसमें चला जाएगा। तो वो बात आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए ये नोट याद रख लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए, तो इसका 2 टू द पावर एन ए होता है, और एन ए मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है, ठीक है। तो उसका दिया हुआ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 3 है। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालना हो तो 2 टू द पावर 3 नहीं 8 हो जाएगा। देखिए 8 है भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज करता है बच्चा कि इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स और इक्विवेलेंट ऑफ 2 सेट्स में कितना कन्फ्यूज करता है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास 2 सेट्स है, ए है और बी है, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे और इक्विवेलेंट कब होंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कहने का अर्थ है कि ए बराबर बी कब होंगे और ए इज इक्विवेलेंट, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट बी। यानी ये आपको गौर से देखिएगा, ये इक्वलिटी है, क्या है, ये इक्वलिटी है और ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो आप देखिए गौर से, इक्वल कब होगा और इक्विवेलेंट कब होगा। मैंने क्या लिखा है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला, सेम एलिमेंट्स, गौर से देखिएगा। और यहाँ पर मैंने बोला कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने बोला है, अंतर है यहाँ पर मैंने बोला सेम एलिमेंट्स और यहाँ पर मैंने बोला सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। तो आप देखिए, आप गौर से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 1 मिनट देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से कि मान लीजिए मैंने ए कोई सेट्स लिया, ठीक है। यहाँ मैंने ए लिया, बी लिया और सी लिया, और बी मैंने कोई सेट्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लेता हूँ कि मैंने ले लिया है कितना, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। आप गौर से देखिए, यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखना चाहेंगे, दिख रहा होगा आपको, तो 3 होगा। देखिए 1 2 3, और यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखेगा तो भी कितना होगा, 3। तो देखिए
यहाँ पर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आ गया, इसका मतलब ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, ए जो है बी के इक्विवेलेंट है, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के, क्योंकि कि सेम होना चाहिए। यहाँ यदि ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा सब पता चला होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप ये तो कह सकते हैं कि यदि अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो जी कि मेरे पास 1 2 3 है ए, ठीक है ना, और बी मान लीजिए मेरे पास क्या है 3 है और 2 है और 1 है। अब इसको गौर से देखिए, ए और बी को गौर से देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यानी आपने यहाँ पर देख लिया कि सेम एलिमेंट्स हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है ही, नंबर तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है यहाँ भी 3 है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, जो एलिमेंट है वो भी सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3। तो इसका मतलब इस केस में ये ए बराबर बी हो जाएगा, यानी बराबर होने के लिए एलिमेंट को सेम होना पड़ता है, न कि नंबर को, यानी इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर को सेम होना पड़ता है। तो आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि भाई यदि बराबर कहते हैं तो एलिमेंट सेम होना है, इक्विवेलेंट कहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना है। तो इसका मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि यदि इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा, तो ये इंप्लाइज करेगा इक्विवेलेंट को। गौर से देखिए आप, नहीं करेगा, यदि इक्वल होगा तो इंप्लाइज करेगा इक्विवेलेंट को, लेकिन इक्विवेलेंट होगा तो ये इक्वल को इंप्लाइज नहीं करेगा। बस इसी बात को समझना था, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा इस बात को भी, ठीक है। तो यहीं पर आपको यही समझना था कि इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स क्या होता है और इक्विवेलेंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिर थोड़ा सा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है, मिटा दे, चलिए ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशंस वगैरह है इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद तो फिर जब कैलकुलेशन वाले पार्ट आएंगे तब हम आपको थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है ना। अभी डिफिनेशंस है तो डिफिनेशंस में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप थोड़ा सिर्फ देखते रहिए, डिफिनेशंस जैसे ही क्लियर होता है बहुत वाइडली डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हर चीज़ यहाँ पर एनालिसिस का ऐसा कोई चीज़ छूटेगा ही नहीं जो फिर बाद में आपको पढ़ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए, नेट गेट कुछ भी हो, NBHM TFR कोई बड़ा एग्जाम हो हायर एजुकेशन का, सब A to Z चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैंने इक्वलिटी ऑफ सेट्स और इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स मैंने देख लिया, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं। अब आगे क्या देखना है भाई, आगे देखना है वही कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स। आप समझ होगे कि देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर सीख लीजिए कि भाई ए एंड बी लेट कर लो यहाँ पे चाहे तो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है। और लिख सकते हैं लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड देन हम लिख सकते हैं ए एंड बी इज सेट टू बी कंपेरेबल। क्या लिखेंगे, कंपेरेबल इफ, कब, जब A is a subset of B and B which is a subset of A होगा, ठीक है। अदरवाइज इनकॉम्पेरेबल, PARABL इनकॉम्पेरेबल। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप कंपेयर कंपेयर दो सेट्स का कंपेयर कब कर सकते हैं, जब A जो होगा वो सबसेट होगा B का, या फिर B जो सबसेट होगा A का, यानी A सबसेट B एंड B सबसेट A होगा तो कंपेरेबल सेट्स होगा, यानी उसको कंपेयर कर सकते हैं आपस में, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कंपेयर करने के लिए एक दूसरे का सबसेट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए मैं आपको वहाँ पे मैं बाद में नोट बताऊंगा, ठीक है ना, इसको आप लिख के रख सकते हैं। ये नोट हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, एक नोट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट्स का डिफिनेशन है, बट क्या कीजिएगा डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या कहते हैं, अ यूनिवर्सल सेट इज अ फिक्स सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज अ फिक्स्ड सेट्स, ठीक है ना, व्हिच इज अ टोटलिटी
which is a totality of sets, which is a totality of sets under which is a totality of sets under consideration, CONSIDER, under कंसिडरेशन, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सेट, ठीक है ना, इस सेट से डिनोट कहता है, जनरली इस चीज़ से डिनोट कहता है, कोई जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में इसको मैं बता देता हूँ, मैं एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे मैंने कोई एक ए सेट ले लेता हूँ, जिसे मैंने ले लिया क्या 1 2 3, ठीक है ना, और बी मैंने ले लिया क्या 3 4 और 3 4 5, ठीक है ना, और मैंने सी को इस सेट ले लेता हूँ, मान लो 6 7 और 8 लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कोई एक सेट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने n ले लिया, और मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया। तो देखिए यूनिवर्सल सेट्स को पहचानना कैसे है, आपके यहाँ पर आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो देखिए एलिमेंट्स इसमें क्या 1 2 3 है, इसमें 3 4 5 है, इसमें क्या 6 7 8 है। तो यूनिवर्सल सेट्स का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सेट्स दिया हो, और इस सेट्स को गौर कीजिए, तो इसमें ए का भी एलिमेंट मिल जाएगा, बी का एलिमेंट भी मिल जाएगा और सी का भी एलिमेंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास ए बी और सी जो 3 सेट है, इन तीनों सेट्स का एलिमेंट से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन केस के लिए यानी ए बी सी के लिए जो आपके पास n है, n ये यूनिवर्सल का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट्स का काम करेगा। यानी यूनिवर्सल सेट्स हम उसको बोलते हैं जो भी छोटा छोटा सेट्स दे रहता है, वो सारा सेट्स यदि किसी सेट्स में कंटेंट है दिए गए कंडीशन के अनुसार, तो वो उस केस में जो वो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिंपल है, यानी यूनिवर्सल है, यानी इन सभी के लिए ये सेट्स जो है यूनिवर्सल सेट्स हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, एक और देख लेते हैं। फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए फैमिली ऑफ सेट्स बोलिए, या फिर इसी को आप क्लास ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप सेट्स ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। तो इसमें कुछ और नहीं है, इसमें आपको जो इसका मतलब ये होता है, आप डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इफ़ ऑल द एलिमेंट्स है ना ऑफ अ सेट आर सेट्स, ठीक है ना, देम सेल्वेस अपने में इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेट्स देम सेल्वेस, ठीक है ना, देम सेल्वेस, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आप जैसे देखिए मैं कोई ए सेट लेता हूँ और इसमें मैंने 5 लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, यानी ए कमा बी लिख दिया और ये लिख दिया, तो ये जो है इस तरह से फैमिली ऑफ सेट्स कहला लेता है। क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ सेट्स। क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स लिखते हो वो भी तो एक सेट है ना, वो भी एक सेट है, यानी जिस सेट का एलिमेंट भी सेट हो उसी को फैमिली ऑफ सेट्स बोलते हैं, या फिर क्लास ऑफ सेट्स बोलते हैं, या सेट्स ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। एक छोटी सी बात आप देख लीजिए, क्या है, एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, एन इंडेक्स INDEX, एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये छोटा चीज़ है, आपको इस बात को समझना है। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए यदि मैंने आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने I लिया है सच दैट, और I को मैंने बिलोंग्स कर दिया किसी इंडेक्स सेट में, तो यही होता है इंडेक्स्ड INDEXD, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स होता है। और इसको आप लिख भी सकते हैं, देखिए I का मान प्लेस कीजिए A1 A2 A3
A4 एंड सो ऑन। इसको आप सीक्वेंस ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, क्या, सीक्वेंस ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। और आई जो होता है यहाँ पे, आई जो होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। क्या बोलते हैं, इंडेक्स सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट आपको मैं समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि सेट कंपेरेबल कब होगा। आपको ए और बी कोई 2 सेट्स दिया हुआ है, वो कंपेरेबल कब कहलाएगा, जब वो एक दूसरे का सबसेट्स हो। ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए होगा तो ए एंड बी जो होगा आपस में कंपेरेबल होगा। क्या होगा, आपस में कंपेरेबल होगा। और अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो इनकंपेरेबल होगा। तो आप कैसे इस बात को समझें, अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह मेरे पास बचा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैंने लिया ए कोई सेट, मान लो मैंने ए लिया, बी लिया और सी लिया, और बी मैंने कोई सेट लिया, ठीक। बी मैंने क्या सेट लिया कि मान लो मैंने सेट ले लेता हूँ कि ए है और बी है और सी है। तो देखो यहाँ पर जो ए होगा पूरा एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी भी हो जाएगा। एंड गौर से देखो बी जो है वो सबसेट किसका हो जाएगा, ए का भी, क्योंकि बी का भी एलिमेंट तो ए में है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि भाई ए एंड बी आर कॉम्पेरेबल। क्या बोलेंगे कि कॉम्पेरेबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको 2 सेट को इक्वल दिखाना हो, यदि ए बराबर बी दिखाना हो, 2 सेट्स को इक्वल दिखाना हो, तो कुछ और नहीं करना है, इसको आपस में सबसेट ही दिखाना है। ए सबसेट बी एंड यदि आपने बी सबसेट ए दिखा दिया तो इसका मतलब होगा कि ए बराबर बी, कुछ और नहीं, ए बराबर बी होगा। यानी सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सबसेट इक्वल कब होगा, जब वो आपस में एक दूसरे का सबसेट्स होगा। याद रखें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि यदि आपको ए बराबर बी दिखाना हो तो आप ए सबसेट बी दिखाइए और बी सबसेट ए दिखाइए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने वहाँ बताया था कि यदि आपको कंपेरेबल होगा कब कर सकते हैं, जब ए सबसेट बी होगा बी सबसेट होगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट्स आपने समझ ही लिया था, कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सेट्स एक तरह से फिक्स सेट होता है जो टोटलिटी ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन, किसी एक कंडीशन के साथ वो होता है और उसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है ना। तो समझा देते कि ए बी 3 सेट है, यदि तीनों सेट उस सेट में है तो वो सेट इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। और आपने फैमिली ऑफ सेट्स, क्लास ऑफ सेट्स और सेट ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे यदि वो भी सेट्स हैं, किसी सेट का यदि एलिमेंट आपस में अपने में आप में एक सेट है तो वो फैमिली ऑफ सेट्स कहलाता है, ठीक है। और इंडेक्स फैमिली ऑफ आपने सेट देख ही लिया है, और आई यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था, मैंने आपको बताया कि ये टाइप्स ऑफ सेट्स था, सेट्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ मैंने आपको कंडीशन बताया, ठीक है ना। और हम कुछ आगे और स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हो गया तो आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, जब मैं पीछे था, ठीक है ना। अब मैं आपके आगे थोड़ा सा एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, आपको मैंने जो एक चीज़ बताया उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मैं सारे अलजेब्रा ऑफ सेट्स में मैं बहुत इस्तेमाल करूँगा। यानी मैं ये बता रहा था कि भाई यदि आपको इक्वलिटी दिखाना हो, क्या दिखाना हो, इक्वलिटी की x बराबर मुझे y दिखाना है, तो कुछ और नहीं दिखाना, x हुई चीज़ सबसेट ऑफ y दिखा देना एंड y हुई चीज़ सबसेट ऑफ x दिखा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पूरे अलजेब्रा में, मैं इसी पे करने वाला हूँ। यानी कुछ और नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि यदि आपको a बराबर b दिखाना है तो मतलब कुछ नहीं, हमको a सबसेट b दिखा देना है एंड b सबसेट मुझे a दिखा देना है। यानी एक दूसरे का सबसेट्स दिखाना है तो मैं इक्वलिटी तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है यदि मुझे c बराबर d दिखाना है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि c हुई चीज़ सबसेट ऑफ d एंड d हुई चीज़ सबसेट ऑफ c दिखाना है, ठीक है ना। तो ये है, आपको इसको आप अच्छे से समझिए कि यदि इक्वलिटी आपको दिखाना है तो इसका सीधा मतलब है कि एक दूसरे को सबसेट्स दिखा देना है, ठीक है। और फिर हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स में और डिटेल बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए जरूर कि यदि इक्वलिटी दिखाना है मतलब एक दूसरे का सबसेट्स दिखाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आइए